हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एसएफएम का एक क्वेश्चन। सीए फाइनल का प्रैक्टिस मैनुअल में ले रहा हूं और इसका एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। ओके, तो क्वेश्चन है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आप प्रैक्टिस मैनुअल से देख लीजिएगा। सीक्वेंस में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ओके, XYZ बैंक एम्स्टर्डम wants to purchase rupees 25 million against dollar for funding their Nostro account, and they have credited Loro account with Bank of London. Calculate the amount of bond credited. Ongoing interbank rates were this. तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा अपने प्रैक्टिस मैनुअल में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे हिसाब से है। ओके, तो आइए, ये है, मैंने थोड़ा सा वर्किंग स्पेस निकाल लिया अपने लिए। तो देखिए, XYZ बैंक है। आप ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है। ये एक बैंक है, इसका नाम है XYZ बैंक, ठीक है। इट वॉन्ट्स टू परचेज ₹25 million। ये क्या करना चाहता है, ये परचेज करना चाहता है। ये मैंने एरो लगा दिया ना, यानी कि ये परचेज करना चाहता है कितना, ₹25 million, ठीक है। बैंक ये है, ठीक है, ये बैंक है, तो ये परचेज कहाँ से करेगा, ऑब्वियसली ये दूसरे बैंक से करेगा जिसको इंटर बैंक मार्केट कहते हैं। इंटर बैंक से ये परचेज करेगा और इंटर बैंक क्या करेगा, रुपीस को सेल करेगा। रेट हमेशा दूसरी पार्टी के पर्सपेक्टिव से लेते हैं, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेट इस क्वेश्चन में जो भी अप्लाई होगा, ये हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट नोन किसका है। हमारे पास रुपीस का अमाउंट नोन है, यानी रुपीस का ही रेट लेंगे। और दूसरी बात कि रुपीस के साथ इंटर बैंक यानी दूसरी पार्टी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, यानी रुपीस का सेलिंग रेट लेंगे। ये आप पहले से डिटरमाइन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन तरीका यही रहेगा रेट्स के बारे में। उसके बाद ये कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड क्रेडिटेड, ठीक है। ऑन गोइंग इंटर मार्केट इंटर बैंक रेट्स दिए हैं, कह रहा है कि रुपीज इतने लेने हैं, तो ये बताओ कि पौंड कितने देने पड़ेंगे। यानी मेन चीज ये है कि इंटर बैंक मार्केट सेल करेगा ₹15 million टू XYZ। तो बताओ इंटर बैंक मार्केट पौंड कितने में परचेज करेगा। ये मैंने इंटर बैंक के पर्सपेक्टिव से लिख दिया। तो जो हमें इफेक्टिव रेट है वो होगा हमारा रुपीस के बेस में दिया हुआ है, इसलिए जिस भी करेंसी का अमाउंट दिया हो उसको तो आप डिनोमिनेशन में बेस में लिख दीजिए, ठीक है। ऊपर रहेगा रुपीस और दूसरी करेंसी पाउंड, ये हमें पता करना है, ठीक है। अब देखिए, क्या पाउंड पर रुपीस का रेट दिया हुआ है। पाउंड पर रुपीस का रेट तो मुझे दिख ही नहीं रहा, ठीक है। ये दिया हुआ है ऊपर, आप देखिए, तो ये ऊपर दिया हुआ है डॉलर पर पाउंड का रेट। ओके, तो डॉलर पर पाउंड का रेट दिया हुआ है। यदि नीचे आए तो आप देखेंगे डॉलर पर पाउंड का रेट ये दिया हुआ है। ये ऊपर वाला बिट था, ये आस्क है, यानी बाय और सेल होता है। बिट यानी बाय, आस्क मीन सेल। रुपीस पर डॉलर का रेट दिया है। अब हमें तो चाहिए था पौंड पर रुपीस का रेट, यानी कि सिंपल रेट से काम नहीं चलेगा। हमें लगता है कि हमें क्रॉस रेट का सहारा लेना पड़ेगा। अब क्रॉस रेट जब भी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। पौंड है तो पौंड को एज इट इज आप पौंड लिख लीजिए। इसके बेस में क्या करेंसी है ये अभी नहीं पता, रुपीस को यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले पौंड के साथ दूसरी करेंसी कौन सी दी हुई है। पौंड के साथ दूसरी करेंसी यहाँ देखिए, पौंड के साथ डॉलर दी हुई है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है डॉलर पर पाउंड, और हमारा तो लिखा हुआ है पाउंड पर डॉलर। हमें तो पाउंड पर डॉलर निकालने थे,
लेकिन डॉलर पर पाउंड दिया हुआ है, यानी कुछ गड़बड़ है, हमें इसे इनडायरेक्ट कोड में बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज, रुपीस के टर्म में कौन सा रेट दिया हुआ है, यानी रुपीस किस में है, देखो रुपीस पर डॉलर दिया हुआ है, रुपीस पर डॉलर दिया हुआ है, लेकिन हमें तो डॉलर पर रुपीस चाहिए थे, इसमें भी हमें इनडायरेक्ट कोड में इसे बदलना पड़ेगा। रुपीस पर डॉलर, इसमें भी हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सेट की स्माइली बना ली। ठीक है, अब देखो, अब हम रेट का कन्वर्जन करते हैं। अब बिड और आस्क मैं दोनों ही कर लेता हूँ। सबसे पहले पहले मैं बिड का काम कर लूँ, फिर देखते हैं कि रेट क्या लगेगा। इकट्ठा ही कर लेते हैं ना फ्रेंड्स। अब हम सबसे पहले पौंड पर डॉलर लिख लेते हैं। पौंड पर डॉलर सबसे ऊपर ही दिया हुआ है, ठीक है। अब 1/1 आपको ये तरीका पता है, बिड इस साइड लिख लो, आस्क इस साइड लिख लो, और इसको थोड़ा सा क्या कर लो, दूसरे साइड ले जाओ, यानी 1/1.5260, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, वन वन डिवाइडेड बाय 1.5270, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ये हमने कोट को अपने हिसाब से इनडायरेक्ट कोट में बदल लिया। ये जो हमारा कोट आया ना फ्रेंड्स, ये जो हमने कोट लिखा ना, अभी हमारे पास पौंड पर डॉलर, पौंड पर डॉलर हमें पता नहीं था, इसलिए हमने पौंड पर डॉलर का डायरेक्ट कोट निकाल लिया है ये, ठीक है। अब डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट में मानता हूँ आपको पता होगा कि कैसे निकाला जाता है। जस्ट कुछ नहीं, वन जिससे डिवाइड कर दिया जाता है। अब रुपीस पर डॉलर, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरे साइड बिट बिट एक साइड कर लो, इनटू रुपीस पर डॉलर है, इनटू 1/61.37, ठीक है। और इधर इसका डिवाइडेड बाय आप कर लो, यहाँ पे यहीं पे कर लेता हूँ इस साइड 1.61.3625। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो यहाँ से ये पोर्शन है, ये पोर्शन है जो ना फ्रेंड्स, ये पोर्शन हमारा बिट पोर्शन है, और ये हमारा आस्क पोर्शन है, यानी कि ये साइड सेलिंग है। अब ये हमारा रेट निकल आया किसके, पौंड पर रुपीस के टर्म में। अब रुपीस, इधर देखिए ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था ना, रुपीस को क्या किया जा रहा है, इंटर बैंक क्या कर रहा है रुपीस के साथ, इंटर बैंक रुपीस के साथ सेल कर रहा है, ठीक है। यानी हमारा ये रेट लगेगा, ठीक है। कौन सा रेट लगेगा हमारा, सेलिंग रेट, यानी कि हमारा इफेक्टिव रेट ये आया, ठीक है। अब इसका जो भी आंसर हो ये तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर, अब हमारे को ये देखना है कि कितने रुपीस, कितने मिलियन रुपीस के अंगेंस्ट इतने पाउंड देने पड़ेंगे। तो 25 मिलियन की बात की गई थी, तो देखिए इफेक्टिव आंसर हमारा ये आया कि 25 मिलियन, उठा के लिखो आप, 25 मिलियन यानी 250 लाख, ओके, इंटू रेट तो हमारा निकल ही आया था 61.3625, इंटू 1/1.526 जो भी आंसर आए फ्रेंड्स, ये आंसर आ गया, और बुक के हिसाब से ये आंसर आता है 2,67,500 पाउंड देना पड़ेंगे इंटर बैंक को, तब उसको वो मिलेंगे जितने मिलियन उसकी बात कही गई थी रुपीस की। तो फ्रेंड्स आपने देखा, जो क्रक्स है वो क्वेश्चन में कुछ ही नहीं था फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इसीलिए क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड्स, कि बस बताया गया था कि एक बैंक जो है, बताया गया था कि एक बैंक है, उसे 25 लाख 25 मिलियन रुपीस चाहिए थे, उसके बदले में वो पौंड देने के लिए राजी भी था, ठीक है। और इंटर बैंक का रेट दिया हुआ था, ठीक है। तो हमने इंटर बैंक के पर्सपेक्टिव से देखा, इंटर बैंक के साइड होके देखा कि वो रुपीस को सेल कर रहा था फ्रेंड्स। अब वो रुपीस को इंटर बैंक सेल कर रहा है,
दूसरा बैंक परचेज कर रहा है तो इंटर बैंक के रेट दिए हुए हैं, हमें इंटर बैंक के हिसाब से देखना है। तो इंटर बैंक सेल कर रहा है तो सेलिंग रेट लगेगा, और चूंकि अमाउंट नोन जो है 25 मिलियन रुपीस का है, ये नॉर्मल हर पूरे फॉरेक्स में फॉर्मूला चलेगा कि जो करेंसी नोन हो उसका डायरेक्ट कोट आप लगाइए, ठीक है। तो 25 मिलियन आपको पता थे रुपीस के हैं, 20 रुपीस का आपने डायरेक्ट कोट लिया, और चूंकि इंटर बैंक सेल कर रहा था तो इसलिए सेलिंग रेट लिया, ठीक है। अब हमें रुपीस पता थे, यानी कि हमें पौंड पर रुपीस का रेट लेना था, ठीक है, यानी कि रुपीस का डायरेक्ट कोट लेना था। अब पौंड पर रुपीस हमें पता नहीं थे, क्योंकि जो दूसरे रेट दिए हुए थे वो दूसरे अलग अलग रेट थे, तो हमने क्रॉस रेट को यूज करके उसको अपने हिसाब से रेट निकाल लिया और उसको 25 मिलियन रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, और बस हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा ही था, और उसमें कुछ नहीं था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो टू। थैंक यू।